नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। हर दिन उम्मीद टूट रही है, विश्वास खत्म हो रहा है और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल को झंझोर रही हैं। हर तरफ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, हर तरफ लोग अपने अपनों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, बेड के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो तस्वीर है वो सिफर साबित होती है। और इसीलिए हर कोई यही कह रहा है कि कब ऐसी स्थिति आएंगी जब लोगों के चेहरों पर मुस्कान होगी, क्योंकि रोज मरने वालों का आंकड़ा जिस कदर बढ़ रहा है उसके बाद हर दिन बेचैन होता है। पैसों के लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी बेखौफ जारी है, वो तस्वीर भी हम हर दिन देखते हैं। हर दिन सामने आ रहा है कि कैसे स्थितियां नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। कोर्ट भी सरकार के कामकाज पर लगातार असंतोष जता रहे हैं। सच तो यह है कि लोगों का जीवन भाग्य भरोसे है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही की भेंट एक आम आदमी कब तक चढ़ता रहेगा? कब तक हम जिंदगियों को यूं ही उजड़ते देखते रहेंगे? और इसीलिए आज 5 के प्रहार में वो सवाल है जो हम पूछेंगे और हम चाहेंगे कि आज हमें कम से कम जवाब मिले। हर दिन हम जनता की आवाज उठाते हैं, हर दिन हम वो सवाल करते हैं जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे होते हैं या फिर हमसे आकर के पूछते हैं। और इसीलिए 5 के प्रहार में आज पहला सवाल जो हम करेंगे अपने खास मेहमानों से, वो अहम सवाल है और वो सवाल ये है कि क्या मुनाफाखोरों पर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए? वो लोग जो अभी भी इंसानियत को ताक पर रख करके पैसों के लिए किस तरह से ऊंचे ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन बेच रहे हैं, क्या मुनाफाखोरों पर उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? पैसों की भूख के लिए क्या इंसानियत से समझौता कर दिया जाएगा? तीसरा सवाल आज 5 के प्रहार में हम पूछेंगे, क्या सरकारें जमीनी हकीकत समझ नहीं पा रही हैं अभी भी वो सख्ती नहीं देखने को मिलती है जिसकी जरूरत है? चौथा सवाल 5 का प्रहार में, ऑक्सीजन किल्लत का हल कब निकलेगा? कब तक यूं ही लोग परेशान होंगे, तड़पते रहेंगे? पांचवा सवाल 5 के प्रहार में, संकट के समय लोग मानवता क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम वो तस्वीर देखते हैं जहां पर कैसे झूठ का खेल जारी है, मानवता ताक पर रखी जाती है, पैसे कमाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। लेकिन ऐसे लोगों पर लगाम कैसे लगेगी? 5 का प्रहार में आज सवाल करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जो तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, वो लोगों को खौफजदा कर रही हैं। कहीं बीच सड़क पर मरीज की सांसें उखड़ रही हैं, तो कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में जिंदगी की डोर टूट रही है। देश की राजधानी दिल्ली पर कोरोना का ग्रहण ऐसा लगा है कि जो छटने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल्ली में अस्पताल दर अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत नजर आ रही है। इस समय हम LNJP हॉस्पिटल के बाहर हैं। ये कोविड स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। 1500 बेड हैं और 1500 के 1500 बेड फुल हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट भी है। सुबह 6 बजे से कंप्लेंट कर रहा हूँ यहाँ पे कंप्लेंट करने के क्या वहाँ पे हेल्प डेस्क पे जाता हूँ, वहाँ से फ़ोन बताता हूँ तो वो कहते फ़ोन नंबर करो, जो नंबर दे रखे हेल्प के उस पर फ़ोन करता हूँ तो वो क्या कहते हैं कि भी ठीक है, अभी 15 मिनट में आधे घंटे में करवा रहे हैं आगे, पर वो करते नहीं है। लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हो रही, उन्हें तो दवाओं से लेकर एम्बुलेंस तक के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मुनाफाखोर संकट की घड़ी में भी बाज नहीं आ रहे और अपनी चांदी काटने में लगे हैं। कहते हैं शमशान घाट में मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ भी इंसानियत के दुश्मनों का साया मंडरा रहा है। पटना के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आए हुए लोगों से खुलेआम सौदा किया जा रहा है। क्या आप ये यहाँ लकड़ी से जलाने आए हैं? कोई पैसा मांगा गया आपसे? जी हाँ, हमने पैसा दिया है। कितना पैसा दिया? 10,000। कोई रसीद वगैरह कुछ दी गई है? रसीद के नाम पे एक सादी पर्ची दी गई। जरा सर वो सादी पर्ची दिखाएं। 10,500 रुपए का कोरोना यहाँ साफ तौर पर लिखा गया है। ना तो यहाँ पर कोई साइन है, ना इस घाट के बारे में कोई जानकारी है, लेकिन 10,500 रुपए वसूले गए हैं। रही सही कसर इस महंगाई ने पूरी कर दी है। एक तरफ किलर कोरोना का जानलेवा पंजा, तो दूसरी तरफ महंगाई की घातक चोट। दिल्ली से लेकर कानपुर तक फल और सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। जैसे कोविड-19 शुरू हुआ है, उसके पहले और अभी का फ्रूट का बहुत देर तक ज़्यादा अंतर हुआ है। नारियल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोविड के टाइम सारे पीते हैं, तो क्या उसके स्टॉक में दिक्कत आई है? कम आ रहा है मंडी में से। कम आ रहा है, तो रेट भी कोई 10 एक रुपये बढ़ा है? रेट छोटा बढ़ रहा है, रेट बाकी कम मंडी कम आ रहा है, गाड़ी कम आ रही है। तो आप देखिए, गाड़ियाँ ही कम मिल रही हैं, स्टॉक की कमी है। इनका कहना है कि मंडी में गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं। 50 की जगह अब 60 रुपये जो है वो हो गया है और चिंता इनकी लगातार बढ़ रही है।
एक तरफ जहां पूरा देश इस अदृश्य दुश्मन को एक साथ मिलकर हराने की कोशिशों में जुटा है, तो वहीं चंद मुनाफाखोर अपने जमीर को बेचकर सांसों का सौदा कर रहे हैं। आज जरूरत है देश के इन्हीं दुश्मनों पर प्रहार करने की। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि कोई किसी को मरता हुआ देखकर भी ये कैसे कह लेता है कि नहीं इतने पैसे दे दो तब हम ये ऑक्सीजन दे देंगे, इतने पैसे दे दो हम रेमडेसिविर तब दे देंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता है उन लोगों की मानसिकता और सोच क्या होती है जो किसी मरते हुए की मदद की जगह खुद का मुनाफा सोच लेते हैं। क्या भगवान से भी ऐसे लोगों को डर नहीं लगता है? फिलहाल मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है, वो सबसे पहले मैं बताती हूँ। इस वक्त हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। चारू प्रज्ञा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ देश रतन निगम जी भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जुड़े हैं, मेदांता द मेडिसिटी के, स्वागत है आपका सर। मेरे साथ संजय गुप्ता जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दीपक झा मेरे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और ठाकुर अभिषेक सोम भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी डिबेट की, प्रज्ञा जी आपके साथ और संजय गुप्ता आपके साथ। प्रज्ञा, मैं यही समझना चाहती हूँ, क्या सरकारें चूक गई? क्या सरकारों को पता नहीं लग पाया जो ये स्थितियां खड़ी हो गई? और आज भी हम देख रहे हैं कि स्थितियों पे काबू पाने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए वो नाकाफी साबित हो रही हैं। श्वेता, मुझे ये समझ में नहीं आता, सर्वे भवन्तु सुखी न कहने वाले देश के वासी आज यहाँ कैसे आ गए हैं कि जान बचाने वाली ऑक्सीजन, जान बचाने वाली दवाइयों की भी ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पर चालू हो गई है। लेकिन जब ब्लैक मार्केटिंग की बात आती है ना, हमें एक चीज ख्याल में रखनी चाहिए, जब सरकार ड्रग कंट्रोलर्स बनाती है, क्या ये ड्रग कंट्रोलर जनता की एक्सेस में है? क्या मैं फोन उठा के किसी ड्रग कंट्रोलर से बात कर सकती हूँ, दवाई मांग सकती हूँ, शिकायत कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। जितनी भी लिस्ट जारी होती है सरकार की, फोन कहीं पर भी नहीं लगता। इसीलिए ये काला धंधा करने वाले लोग, ये मौत के सौदागर, ये खुले छूट घूमते हैं, ये अपनी मनमानी कर सकते हैं और ये मन चाहे दाम पर ऑक्सीजन, दवाइयाँ, हर चीज बेच पाते हैं। इनको रोकने के लिए सरकार को तो खड़ा होना ही पड़ेगा, सोसाइटी को भी खड़ा होना पड़ेगा और इनको रोकने के लिए इनके परिवारों को याद दिलाना इनको पड़ेगा कि ये तो ब्लड मनी है, ये पैसा किसी परिवार के पास आता है तो इस पैसे से तरक्की नहीं आती, दुआ कमाने के बहुत कम मौके मिलते हैं। यहाँ कम से कम आप बद्दुआ तो मत कमाइए, अपना काम करिए। आपका देश आज जूझ रहा है। आपने बड़ी बात कही है कि अगर वाकई ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आपको मुनाफे जवाब नहीं मिलेगा, अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहेंगे तो कई बार फोन कॉल नहीं उठेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि व्यवस्था इतनी लचर क्यों रही? क्यों कभी नहीं सोचा गया देश के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए? क्यों नहीं देश के हेल्थ सिस्टम पर वो गंभीर रुख रखा गया जिसका नतीजा आज एक आम आदमी भुगत रहा है? संजय गुप्ता जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर कोरोना के केसेस बढ़े, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर बल्कि केंद्र के लेवल पर भी लापरवाहियां बढ़ती गई, जिसके कारण केस इतने सारे बढ़े और हमारा सिस्टम फेल हुआ। मगर मैं सबसे पहले, आपका जो सबसे पहला का क्वेश्चन था कि जो लोग इस समय में कालाबाजारी कर रहे हैं, क्या उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से, आपके इस क्वेश्चन से बिल्कुल सहमति रखता हूं कि ऐसे लोगों पर जो इस टाइम में कालाबाजारी कर रहे हैं या मुनाफाखोरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तो लगना ही चाहिए। साथ ही साथ उसके साथ जो भी लोग शामिल हों उनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई इस समय में अगर कालाबाजारी कर रहा है, अगर दवाई को ब्लैकमेलिंग में बेच रहा है, अगर हॉस्पिटल एक बेड देने के लिए किसी से 2 लाख रुपए ले रहा है, किसी से 1 लाख रुपए ले रहा है, किसी से 5 लाख ले रहा है, यहाँ तक कि हमने सुना है कि 20-20 लाख रुपए तक हॉस्पिटल वालों ने लोगों से मांगे हैं और लोगों ने दिए हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि मतलब जो लोग इस तरह की कालाबाजारी में शामिल हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की सरकारों से ये मांग करता हूं कि बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे के साथ साथ उनकी संपत्तियों को जब्त करने का भी सिस्टम होना चाहिए। और मुझे लगता है अभी तक कोई बड़ा एक्शन हो गया होता तो शायद लोगों को डर भी लगता, लेकिन ऐसा कोई बड़ा एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। देश रतन निगम जी, किस बात का इंतजार अब हो रहा है? मुनाफाखोरी की हर दिन खबरें आती हैं और ये मामले रुक नहीं रहे हैं, तो क्या सख्ती से निपटा जा रहा है? हम ये कह सकते हैं अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है? लोगों की जान जा रही है, उन्हें कोई कुछ अरेंजमेंट्स नहीं मिल रहा है और ऊपर से जहां से चीजें मिल सकती है वहां भी पैसे दिए जा रहे हैं। देखिए श्वेता जी, मैं बड़ा साफ कर दूं, सरकारें कानून के तहत ही एक्शन ले सकती हैं। जो अभी का कानून है
वो प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एक्ट 1980 है, जिसके तहत 6 महीने या 1 साल की सजा है। तो कानून में फौरन बदलाव करिए, आजीवन कारावास दीजिए। और संजय गुप्ता की कानूनों को बदलने की जरूरत है, देश रत्न निगम जी, इस टाइम कानूनों में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। एक मिनट शांत हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ, संजय गुप्ता का ये कहना कि वो संपत्ति जब्त होनी चाहिए, मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। और कानून में इस वक्त बदलाव की जरूरत है कि कोई भी यहाँ पर कार्रवाई कानून के तहत ही होती है। कोई चाइना नहीं है कि वहाँ पर किसी को पकड़ा और ऐसे ही डाल दिया। तो कानून में बदलाव करिए। अगर मृत्यु दंड भी लाना है और आजीवन कारावास भी लाना है तो बदला के मेडिकल इमरजेंसी के तहत लाएं और लोगों को पकड़ें। दूसरा, शमशान घाट जो कोविड के हैं उनकी संख्या बढ़ा दे थोड़ी, क्योंकि संख्या उनकी बहुत कम की हुई है, जिसके कारण से इस तरह से वहाँ पैसे लिए जा रहे हैं। तीसरा, आपको मैं बता दूं, जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, तो ये दोनों ही कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो एक स्टेट दूसरे स्टेट में भी जाके कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जो कानून है उसमें सिर्फ 6 महीने या 1 साल की सजा है। तो इसलिए ये कानून का डर नहीं है लोगों को। तो कानून में जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, इमरजेंसी पावर, और ये महामारी है, देखिए महामारी आती है तो बहुत नुकसान पहुंचाती है। दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, अचानक आती है, अचानक मारती है लोगों को। और सेकेंड वेव जिस तरह से विश्व स्तर पे आई है, अचानक ऊपर गई और अचानक नीचे आई है, लेकिन बीच में नुकसान बहुत पहुंचा देती है और जाने भी ले लेती है। बहुत सारे ऐसे मुझे केसेस हैं जिनको की सबसे अच्छी सुविधा अस्पतालों में मिली है, ऑक्सीजन मिला है, सारी दवाइयां मिली है, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये जो कालाबाजारी है और जमाखोरी है, इसके खिलाफ जब तक आप सख्त कानून नहीं लाएंगे उसका डर नहीं होगा। देश रत्न निगम जी, कानून तो आता रहेगा ना। मुझे लगता है फौरी तौर पर जो कदम उठाने की जरूरत है वो अभी तक नहीं उठ पाए। गोपाल कृष्ण जी, एक आम आदमी तो यही कह रहा है, क्या करे वो? अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, और ऊपर से जहां पर जो चीजें मिल सकती हैं वहां पर मुनाफाखोरी हो रही है। नहीं, देखिए, मैं कई बातों से बाकी पैनलिस्ट के सहमत हूं, लेकिन एक चीज हमें समाज के हिसाब से भी समझना चाहिए कि हम लोग, ये तो ठीक है कि जो डर का माहौल होना चाहिए, कानून का, सत्ता का, जो गवर्नेंस का डर है वो कहीं कम हो गया है। लेकिन ऐसे महामारी में काफी चीजें सिस्टम्स में, आप इस बात को कह रहे हैं कि डर होना चाहिए इस चीज नहीं। दूसरी बात यह है कि लोगों को भी बहुत सारा समझने में तो पता नहीं, ना जाने कितने लोग मर जाएंगे जब तक कोई भी कानून में बदलाव चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसकी एक प्रक्रिया है। कानून का डर होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट्स का सब्जेक्ट है, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और सिस्टम्स का जब सिस्टम्स का डर होना चाहिए, कानून का ये होना चाहिए। आप फिर अरे उनको बात तो पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप वन बाय वन पूछ लीजिएगा। गोपाल जी को बात पूरी कर लेने दीजिए संजय जी, फिर आप पूछ लीजिएगा जो भी आपके ऑब्जेक्शंस है। हाँ, सबसे पहली बात है कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जनता के लोग भी, जो सिविल सोसाइटी की तरफ से हम भी कहीं बहुत फेलियर है। हम देखते हैं कालाबाजारी तो उसमें भागीदारी करके उसको प्रमोट करते हैं। दूसरा कोई कर रहा होता है, अगर हमें इम्पैक्ट नहीं होता तो हम रिपोर्ट तक नहीं करते, और हम जब तक आग अपने घर पे नहीं पहुंचती तब तक कोई एक्शन नहीं लेते। अरे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कालाबाजारी कर रहा है तो जो इम्पैक्ट हो रहा है वो खरीद रहा है, लेकिन दूसरे लोग तो उसे पकड़वा सकते हैं, क्या कर रहे हैं? तो हर चीज को सरकार करे, कानून करे। वो कितने कानून हैं, बहुत सारे कानून। गोपाल जी, मैं ये बात मानती हूँ, हर चीज सरकार को ही करनी पड़ेगी इस वक्त। जब लोग मर रहे हैं ना दीपक जी, एक तरफ ये कहना कि सरकार क्या करे, दूसरी बात गोपाल जी आपने ये भी कहा कि गवर्नेंस का डर कम हो। सरकार क्या करे? नहीं, अकेले सरकार करे, क्यों कम हुआ है? गवर्नेंस का डर क्यों कम हुआ है सर? आज लोग मर रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि अगर सख्ती शायद पहले से की गई होती तो ये स्थितियां नहीं होती। पहले से अगर हमने संभाल लिया होता, देश में इतना सख्त कानून लेकर के आते। दीपक जी, श्वेता मैं आ रही हूं, एक मिनट आ रही हूं। श्वेता जी, दीपक जी, श्वेता जी देखिए, चारू प्रज्ञा को और गोपाल जी को सुन के मुझे को आज बहुत दुख भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है कि किस तरह से देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज कह रहे हैं मतलब दवा लीजिए, दुआ लीजिए, ये क्या है भैया? कोई आपने झाड़ फूक खाना खोल रखा है क्या? और जिम्मेदारी कैसी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं? जनता की जिम्मेदारी
अरे आत्मनिर्भर भारत बना दिया आपने, लोगों को शमशान घाट में लाइन लगा दिया आपने। यहाँ पे आके आप लोगों का प्रवचन नहीं चाहिए हमको। आज आप लोग कार्रवाई करने में विफल हैं, कुछ कानून आप बना नहीं पा रहे हैं, लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे हैं, और बातें करते हैं कि दवा लीजिए, दुआ लीजिए। कौन दवा देगा भैया, कौन दुआ देगा? मोदी जी दुआ देंगे? जनता ने वोट दे दिया था, जनता ने काला बाजारी जो है, काला बाजारी कैसे और यहाँ पे आके बेशरम की हद हो गई भाजपा के प्रवक्ताओं की। किस तरह की बातें करते हैं, आज जिम्मेदारी से बचने की बात करते हैं। आप काला बाजारी रोक नहीं पाते, ड्रग कंपनियां दवाई बनाती हैं, बताइए ना, आपके पास है, कैसी बातें करते हैं? चारू प्रज्ञा दे रही है जवाब, चारू बताइए ना, ड्रग्स बनता है, कहाँ सप्लाई होता है, किसको सप्लाई होता है? सारा का सारा डेटा आपके पास है, कोई आलू प्याज टमाटर नहीं है। चारू प्रज्ञा जी, आलू प्याज टमाटर से मुख्यमंत्री ने बेड लगवाया, काला बाजारी कर रहे हैं, काला बाजारी आप लोग कर रहे हैं, काला बाजारी आपकी सरकार कर रही है। जनता को मरने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के नाम पे आपने देश का सत्यानाश बेड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री जी अपना राजमहल बनवाने में व्यस्त है, जनता भाड़ में जाए, मरे तो मरे। भाजपा कहती है दवा लीजिए, दुआ लीजिए, दवा लीजिए। मैं आपको और दर्शकों को कुछ फैक्ट बताना चाहती हूँ, तो आप एक बार जरा इनका फेडर लगाइए और मेरी बात सुनिए। दीपक झा, एक बात मैं समझना चाहती हूँ, एक मिनट में बीच में आ रही हूँ। दीपक झा अभी तक, हाँ बिल्कुल चारू, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। दीपक झा, मैं सोल्यूशन की बात करती हूँ सर, आप सवाल करिए, आपका अधिकार है, लेकिन ये वक्त किसी को कोसने का नहीं है, ये वक्त एक समाधान का है। और मुझे लगता है समझदारी इसी में है कि हम समाधान पूछें कि आपने क्या समाधान किया, ना कि हम कोसते रहें। कोसते काम तो हमेशा जारी रहेगा। फिलहाल मुझे लगता है आपके लिए भी समाधान जरूरी होगा। चारू की बात नहीं कर रहा हूं। चारू प्रज्ञा, चारू को समाधान बताएं। ये पूछता है कि केंद्र सरकार ने क्या किया। देखिए एक मिनट, आप ये अपनी फालतू की कुतुमे में 2 मिनट के लिए बंद करिए। मैं काम की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें कुतुमे के ऊपर उठना है अगर अपने देश को बचाना है। श्वेता देखिए, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाहते, उनको चाहिए टीवी पे बैठे और सब तरफ उंगलियां उठाए, भूल जाते हैं। मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ, मैं अब 1 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ, मैं अभी बता देती हूँ, मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ। 1 मिनट दीपक झा, उतावले मत होइए, दीपक झा उतावले मत होइए। मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ और मैं 1 मिनट पूरा दूंगी, मैं 1 मिनट पूरा दूंगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। प्रज्ञा, आपका टाइम शुरू होता है, बस बोलिए आप। दीपक झा, अभी आपका वक्त नहीं है, आपको भी दूंगी 1 मिनट का वक्त। प्रज्ञा, दीपक झा जैसे लोग वो हैं जो ये नहीं समझते, एक उंगली वो सामने उठाते हैं तो 4 उनकी तरफ उठती है। ये समाधान सुनने का और समझने का और उस पर काम करने का समय है, तू मैमे का करने का समय नहीं है। केंद्र सरकार ने 4 बार रिमाइंडर भेजे हैं प्रदेश को, 4 बार कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, आप ध्यान रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए। पुणे के सरकारों ने अभी तक इस बात पे ध्यान दिया। दूसरी बात, दिल्ली सरकार की मैं आपको एक बात बताती हूँ, पिछले साल से लेकर अब तक 1 वेंटिलेटर नहीं खरीदा है, 1 रुपया खर्च नहीं करा है सीएम रिलीफ फंड से। आज भी केंद्र सरकार जब उनको ऑक्सीजन अलॉट करती है, वो हाथ पे हाथ रख के बैठ के इंतजार करते हैं कि वो ऑक्सीजन कोई आए और उनके दरवाजे तक छोड़ के जाए। भाई ये कोई तरीका नहीं है। जब एक क्राइसिस हो रखी है, सबको एक दूसरे का हाथ बढ़ाना होता है। और आपके जैसे लोगों को मैं एक ही जवाब देना चाहती हूं, अगर आप कोई बड़ी बात नहीं कर सकते, आप 1 मिनट हो गया आपका। प्रज्ञा, आपने जो सवाल करने थे कर लिए, जरा दीपक से मैं जवाब ले लेती हूँ। क्या तैयारी बताइए देश को। दीपक, अब मैं आपसे पॉइंट वाइज चीजें जानना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहूंगी, कोसना बंद करिए, सवाल पूछना शुरू करिए। सवाल पूछिए आप। यहाँ गोपाल जी भी बैठे हैं, प्रज्ञा भी बैठी हैं, आप पूछिए इन लोगों से। नहीं रहे, पूछिए, बिल्कुल नहीं रहे मैम। पूछिए आप, पूछिए, मैं मौका दे रही हूँ आपको, 1 मिनट आपको दे रही हूँ। चलिए, आपको 1 मिनट दे रही हूँ, पूछिए। जी, मेरा पहला सवाल कि भाजपा ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए पिछले 6 महीनों में, क्या तैयारियां की, कितने वेंटिलेटर इन्होंने देश को दिए पिछले 6 महीनों में, बताइए ना। कितने बेड आपने बना के दिए, एक सिंपल सा सवाल का जवाब दे दीजिए। कितने रेमडेसिविर, कितने फेविफ्लू आपने कौन कौन सी कंपनियों के दे दिए, ठेके दे दिए। और कालाबाजारी क्यों हो रही है? क्योंकि कंपनियां तो सीधा सरकार को देती हैं, ठेकेदार को देती हैं, तो कालाबाजारी कहां हो रही है बताइए देश को। मेडिसिन नहीं मिल रही है, पैरासिटामोल तक नहीं मिल रहा है, तो बताइए ना, जवाब दीजिए। दवा दुआ की बात मत करिए आप। अब जरा मैं ठाकुर अभिषेक सोम को ले लेती हूँ। हाँ, मैं आऊंगी आपके पास चारू। जरा मैं ठाकुर अभिषेक सोम से भी बात कर लेती हूँ। ठाकुर अभिषेक सोम,
देखिए, सवाल पूछना बहुत लाजमी है, सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मैं जरा यही समझना चाहती हूँ, आप लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं पहले उठा लिया? आप लोगों ने क्यों नहीं, जब ये लगातार अलर्ट किया जा रहा था राज्य सरकारों को कि आप वेंटिलेटर के अरेंजमेंट्स करिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, तो क्यों नहीं सुना गया? और उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठा ली कि कुछ नहीं किया जा रहा है, अगर आम आदमी परेशान होगा उसकी मौत होना शुरू हो जाएगी? आप लोग कहाँ थे उस वक्त? दीपक जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। देखिए, देश के हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाशों पर ये एक दुनिया को, जनता को झोंक दिया है इस महामारी में। कहा, मैं तो कहूंगा इनको चुनाव नहीं कराने चाहिए थे उत्तर प्रदेश में। 5 राज्यों के चुनाव के लिए इन्होंने देश की जनता को कोरोना काल में धकेल दिया और इसके लिए खुद जिम्मेदार है। मैं तो कहूंगा देश के अंदर सैन्य शासन लगा देना चाहिए। एक बेटा गैस ऑक्सीजन लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ है और उसका बाप अंतिम सांसें लड़ रहा है। हॉस्पिटल कालाबाजारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंदर 1-1 लाख रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं और ये पूरा जो तांडव हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। मैं तो कहूंगा इनको शर्म आनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और सेना को, इस देश को हवाले कर देना चाहिए, तभी आम जनता की जान बच पाएगी, अन्यथा हम लोगों का बचना नामुमकिन हो चुका है। श्वेता जी, ये महामारी आज गांव तक फैल चुकी है। अभिषेक जी, मुझे ये बता दीजिए, ये लोग आप कसूरवार ठहरा रहे हैं, मुझे समझ में आती है बात। देशवतन निगम जी, मैं आपसे सवाल कहती हूँ, ये समाजवादी पार्टी के लीडर है, एक मिनट, और ये कह रहे हैं कि नहीं चुनाव नहीं होने चाहिए, तो पंचायत चुनाव में तो इन्होंने भी हिस्सा लिया था ना, वही पंचायत चुनाव जिसमें ड्यूटी में 700 कर्मी मर गए, उस जगह क्यों नहीं आवाज उठाई गई? क्यों नहीं पूछा गया सरकार से सवाल? तो उसके देखिए, आप लोग भी तो शामिल थे, आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि हम बहिष्कार कर देते हैं चुनावों को? आपने क्यों नहीं कहा कि हम चुनावों का बहिष्कार करते हैं? क्यों नहीं कहा? मैं तो सीधे पूछूंगी ना। देशवतन निगम जी सब मिले हुए हैं, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। देशवतन निगम जी, इनकी आवाज थोड़ा सा डाउन। अभिषेक जी, मैंने जब सीधा सीधा आपसे पूछा, आप मुझे बताइए आप लोगों ने क्यों चुनाव में हिस्सा लिया? समाजवादी पार्टी भी तो प्रचार कर रही थी, मुझे बताइए ना। फिर आप लोग भी तो वही कर रहे थे। देखिए, हम लोग बीजेपी कर रही थी, कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन, आपने बड़ा प्रोटोकॉल का अनुपालन कर लिया। कहीं भी कोरोना। एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट, ड्यूटी में तो वही लोग लगे थे ना चुनाव की, जिन लोगों ने आपके लिए भी चुनाव कराया। एक मिनट अभिषेक जी, मेरी बात बहुत इत्मीनान और ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, वो लोग, वो कर्मी, वो चुनाव करवाने वाले कर्मी जिन्होंने आपके लिए भी चुनाव कराया, आपके लिए भी ड्यूटी दी उन्होंने, आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि नहीं पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए थे इस वक्त? आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि नहीं समाजवादी पार्टी बहिष्कार कर देती है? आप लोग भी तो चुनाव लड़ रहे थे, आप लोग तो नहीं खड़े हुए उन लोगों के लिए जो मर गए? क्यों नहीं आप लोगों ने किया? देशवतन निगम जी अपनी बारे में कोई सवाल का जवाब नहीं देता। देखिए, हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, आपकी आवाज कहाँ उठ रही है? कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल की मत बताइए आप मुझे। पूरे देश की जनता को कोरोना सुनिए जरा, देशवतन निगम जी आपसे बात कर रहे हैं। देशवतन निगम जी बोलिए। देखिए, मैं बड़ा साफ कर दूं, जो पंचायत इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पे हुए, और वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उत्तर प्रदेश का, वो उसको उस वक्त नहीं कराना चाहता था, वो 30 मई के आगे उसको टालना चाहता था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि उसको 30 अप्रैल तक करना चाहिए और उन्होंने निर्देश दिए, और ये 4-5 फरवरी का ऑर्डर है उनका, तो ये शायद किसी को पैनल पे पता भी नहीं है। दूसरा, राज्य सरकारें क्यों चुनी जाती है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबका काम केंद्र सरकार ही करेगी? लॉ एंड ऑर्डर और स्वास्थ्य आपका राज्य सरकार का विषय है, वो उन्होंने कुछ नहीं किया, पिछले 1 साल में कुछ नहीं किया। पीएम केयर से फंड भी जा रहे हैं और वहाँ पर प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट्स लग भी गए, लेकिन बाकी देखिए, राजनीति करनी है आप लोग करिए, लाशों पे करनी है करिए, लेकिन समाधान कोई नहीं बता रहा है आप लोगों में से। समाधान यही है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ना है, जो बढ़ाया जा रहा है। आपका रॉ मटेरियल अमेरिका ने रोक दिया था, इसलिए वो आ रहा है, और भारत बायोटेक भी अपना वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। और ये लाशों की राजनीति बंद करिए राज्य सरकार। और समाजवादी पार्टी ने बोला था ये बीजेपी की वैक्सीन है, आपको याद होगा,
समाजवादी पार्टी ने बोला था ये बीजेपी की वैक्सीन है। जब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन निकाली थी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वैक्सीन पे राजनीति करते हैं, वैक्सीन जो लगवाने जाए उसको मना करते हैं, खुद जाके लगवा लेते हैं। इस तरह की राजनीति से ऊपर उठिए। ये भाजपा, कांग्रेस या किसी की वैक्सीन नहीं है, ये राष्ट्र की वैक्सीन है लोगों को बचाने के लिए। आप लोग इतनी तो शर्म करिए। अखिलेश यादव का याद होना चाहिए, अखिलेश यादव को पता होना चाहिए किस तरह की राजनीति। अभिषेक सोम, ये गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। दिखाइए जरा वो तस्वीरें। अभिषेक सोम, मैं जरा तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। हाँ, ये हम मानते हैं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो थोड़ी तेज होनी चाहिए। हाँ, हम ये मानते हैं कि बहुत जगह पर अभी वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आप खुल करके ये बोल दें नहीं वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, तो ये तो भ्रम पैदा करने वाली बात है। ये आप गलत कर रहे हैं। वैक्सीनेशन हो रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि आपने भी वैक्सीनेशन के लिए अगर अप्लाई किया होगा रजिस्टर करने के लिए, तो आपको भी शायद जगह नहीं मिली होगी। आपने रजिस्टर किया खुद को, आपको वैक्सीन लगेगी नहीं लगी? आपको वैक्सीन लग चुकी है? नहीं पहुंची है, अभिषेक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, ये केवल ढकोसला है। अरे क्या विकास की बात करते हैं, ढकोसला कर रहे हैं, आपको कुछ पता भी है? इनके पास कुछ दिखाइए जरा तस्वीरें, दिखाइए फेल हो चुका, तस्वीरें दिखाइए। अभिषेक, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसके बाद मैं गोपाल जी से बात पूछूंगी जो अभी आपने कही। ये देखिए, अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं तो ये चुनिंदा नहीं है सर, ये चुनिंदा नहीं है। और सीधा सीधा बोल दिया गया केंद्र सरकार की ओर से कि राज्य स्वतंत्र है खरीदने के लिए वैक्सीनेशन। अगर वो वैक्सीन खरीद सकते हैं तो खरीदे और लोगों को लगाए। आप ये भ्रम नहीं फैला सकते, आप अपनी राजनीति अपने पास रखिए, भ्रम नहीं फैला सकते। आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? ना गोपाल जी, मैं ये समझना चाहती हूँ, यही तो प्रॉब्लम है ना। अगर ये लोग आवाज उठा दे कि काला बाजारियों के खिलाफ एक्शन ले लो, अगर ये लोग इस बात को लेकर के प्रमुखता के साथ आगे आ जाए, तो मुझे लगता है एक दबाव बनेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। गोपाल कृष्ण जी, जवाब दीजिए। वैक्सीनेशन पर फिर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, वैक्सीनेशन की बात है, राहुल गांधी का भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी नहीं थी पीछे, जब वो कह रहे थे कि विदेशी कंपनी का जो वैक्सीनेशन है स्टेट्स को खरीदने दीजिए। उस वैक्सीनेशन की दाम क्या है? 2500 से 3000 और 4000 के बीच में। और जब भारत सरकार ने 150 रुपए की वैक्सीनेशन सबको दी, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो बीजेपी की वैक्सीनेशन है। क्या कालाबाजारी कौन करना चाहता था? कांग्रेस और इनके जो चमचे हैं वो चाहते थे कि भारत विदेशों से 4-4 हजार की वैक्सीनेशन खरीदे, 2500 की खरीदे और भारत में पैसा विदेशी कंपनियों को कमाने दे। भारत में मोदी जी ने वैक्सीनेशन को 150 रुपए में सुलभ किया। फिर इन्होंने कहा कि 50% जो है 50 हमें अपने आप खरीदने दो स्टेट को। तो केंद्र सरकार ने 300 रुपए में मुहैया कराने की उनकी प्रयास को भी ये विफल करना चाहते हैं। 300 रुपए की नहीं खरीदना चाहते, 2500 और 4000 की विदेशों से खरीदना चाहते हैं। किसका फायदा कराना चाहते हैं? काला बाजारी तो इनके नेता खुद करते हैं। मैं जरा इस वक्त जानना चाहती हूँ, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीनियर डॉक्टर, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इस वक्त डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, सर मुझे ये बात बताइए कि बतौर डॉक्टर आप लोग क्या कहेंगे सर कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है और क्यों वैक्सीनेशन पर राजनीति को रोक देना चाहिए? क्योंकि जो भी पैनलिस्ट हैं हर दिन वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े करते हैं सर। Certainly. So श्वेता, आई थिंक आप ये जो दो बड़े इम्पोर्टेंट सवाल आज पूछे और जिस पे डिस्कशन हो रहा है, तो सबसे पहली बात जो वैक्सीनेशन की आती है, वैक्सीनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी है। और जितना जल्दी और जितने लोगों को मिल जाए वही हमारी एक टारगेट होना चाहिए, वही इंटेंशन होना चाहिए। और इसमें कहीं भी राजनीति का तो या किसी भी चीज का कोई रोल नहीं है। एक दूसरे से झगड़ने का, एक दूसरे से लड़ने का ये समय नहीं है, एक दूसरे के हाथ को पकड़ने का समय है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो आई एम नॉट सच अ सीनियर पर्सन, मैं कोई बहुत बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ, बट मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज डू नॉट फाइट। ये समय लड़ने का नहीं है, ये समय आपस में सहयोग देने का, हेल्प करने का है। और जैसे बहुत से लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इस वक्त इस बात पे 100% अपने आप को लगा देना चाहिए कि वैक्सीनेशन ज्यादा लोगों का हो, कायदे से हो और जितनी कोशिश हम कर सकते हैं करें। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एक जो उठाया था कि जो दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं या जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम लोगों की रिक्वेस्ट है, एज अ डॉक्टर हमारी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, बोथ एट ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल लेवल।
हम किसी पार्टी को नहीं वो कह रहे कि इन्होंने गलत किया उन्होंने सही किया, बट ये समय है जब पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, ऑल द सिस्टम फंक्शनरीज शुड वर्क टुगेदर ताकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड आई कैन टेल यू, अगर सब लोग सही इंटेंशन से सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी। इट मे नॉट इवन टेक 2 days टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सर आपने ये बात सही कही सर कि देखिएगा सब सहयोग के साथ आगे आते हैं, सवाल करना लाजमी है, लेकिन सवाल वो होने चाहिए जो एक आम आदमी से जुड़े हों, ना कि एक एजेंडे को पूरा करते हों। मैं एक बात और सर समझना चाहती हूँ कि लगातार एक बात कही जा रही है कि नहीं अभी भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। सर आप डॉक्टर हैं, मैं ज़रा आपसे सिचुएशन समझना चाहती हूँ कि कहाँ तक चीज़ें जो हैं वो ठीक हो पाई हैं और कहाँ कहाँ अभी और चैलेंजेस हैं। ऑक्सीजन की कमी का सवाल है, वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। एंड आई कैन टेल यू, हम अपनी लाइफ में, हम तो पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी हमने नहीं देखा कि ऑक्सीजन की किसी हॉस्पिटल में कमी हो रही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। सो दिस इज नोबडीज फॉल्ट। इतने ज्यादा पेशेंट, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम एक साथ आई है, लेकिन उससे फाइट करना हमारा काम। सो वी हैव टू फाइट दिस प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। जो जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस टाइम पे हमें वो करने हैं। वो बाद में सोचेंगे कि हम किससे गलती हुई, क्यों नहीं ऐसा हुआ, बट राइट नाउ वी हैव टू मेक एफर्ट। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग तरह तरह की इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे पाते जी सर, जितना कि एक नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर दे पाता है। तो हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को कल रात को सब जोड़ रहे थे बैठ करके, सारे डॉक्टर्स, सारे टेक्नीशियंस, और कोशिश कर रहे थे कि सारे पेशेंट, जितने पेशेंट्स को मिल जाए उतना अच्छा है। सो प्लीज हेल्प अस गेटिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को जो डोनेट कर सकते हैं या जो भेज सकते हैं उनसे मंगवाइए। एंड आई थिंक सर एक मैं आपको सर बीच में आपको रोक रही हूँ, एक बात में सर मैं समझना चाहती हूँ कि देखिए हम रोज डिबेट करते हैं, हम यहाँ पे सवाल करते हैं, लेकिन सर सवाल इसलिए होते हैं ताकि हम उसका समाधान निकाल पाएं। ऐसे में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कितना अहम रोल निभाता है, क्योंकि हर बार सवाल खड़े कर देना कि नहीं वैक्सीन है नहीं और इसलिए कहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, सरकार झूठ बोल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। सर कितना जरूरी है इस वक्त एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए? यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और ये देखना है कौन क्या कर सकता है और क्या हमारी जरूरतें हैं इस टाइम पे। अगर हम ये करेंगे तो वी कैन फाइट दिस प्रॉब्लम एज सून एज वी इट्स पॉसिबल टू डू इट। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, अगर सिर्फ झगड़ा करेंगे तो हमारे को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। एंड वी आर लूजिंग प्रेशियस लाइव्स। बहुत मूल्यवान, हर जान की कोई कीमत नहीं होती, आप ये सोच लीजिए। क्योंकि जैसे कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि क्या इसको आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लाइफ दे सकते हैं या किसी को वापस जिंदा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। सो वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू सेव दीज प्रेशियस लाइव्स एंड एवरी लाइफ इज प्रेशियस, हर जान अनमोल। और सर इसीलिए हर किसी की उम्मीद आकर के टिकती है धरती के भगवान, और वो है आप सब हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चारू प्रज्ञा, देखिए डॉक्टर प्रवीण चंद्रा बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि आपस की लड़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, सवाल जवाब का दौर तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी अहम इस वक्त कड़ी ये है कि जिंदगी को बचा लिया जाए। उस तरफ तो मुझे लगता है अभी तक किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया, मेरे किसी भी पैनलिस्ट ने। देखिए डॉक्टर साहब जो बोलकर गए हैं मैं उससे 100% सहमत हूँ श्वेता, क्योंकि हम भी यही कह रहे हैं इस वक्त समाधान ढूंढने का है। एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा के चिल्लम चिल्ली और तू मैं करने का नहीं है। समाधान ढूंढने के लिए हमें स्टेप वाइज एक्शन लेना पड़ेगा। पहली बात, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो हॉस्पिटल तक समय पर क्यों नहीं पहुंच रही? एक SOS की जरूरत क्यों पड़ रही है हर अस्पताल को सिर्फ ऑक्सीजन मांगने के लिए? तो बात यह है कि सिस्टम में ऑक्सीजन तो आ चुकी है, लेकिन SOS के बिना अस्पताल तक नहीं पहुंच रही। इस सिस्टम को हमको संजय गुप्ता को करना पड़ेगा। संजय गुप्ता जी बताइए। दूसरी चीज, अगर ड्रग कंट्रोलर फोन का जवाब देना शुरू कर देंगे, ठीक कह रही है कि करना शुरू कर देंगे। हाँ, संजय गुप्ता, समाधान कैसे निकलेगा? मगर सवाल तो ये सबके हैं, लेकिन समाधान कौन करेगा? नहीं, बिल्कुल चारू प्रज्ञा जी ठीक कह रही हैं कि नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि चारू प्रज्ञा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मतलब जिस तरह से इस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर जिस तरह से केसेस बढ़े और सिर्फ सवाल करना ही नहीं, कुछ सुझाव भी देने चाहिए। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने जो एक बात कही कि आज जो लोग भी ब्लैक मार्केटिंग का शिकार हो रहे हैं उन्हें वो उस रिकॉर्ड को भी रखने की जरूरत है ताकि आगे चल करके इस बात का सरकार को कह भी सके। क्योंकि हो सकता है आज बहुत ज़्यादा बिजी लोग हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम बिजी है और जिस तरह से मांग एक तरह से बढ़ी है और जिस तरह से हमारे सरकार हमारी ना सिर्फ केंद्र सरकार का बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का भी सिस्टम जिस तरह से आज फेलियर सा दिखता है, उसके पीछे डिमांड का बढ़ना है। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया के देशों ने हमारे देश की मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है,
इसके लिए मैं हमारे देश की विदेश नीति का समर्थन करूंगा, उसकी प्रशंसा भी करूंगा कि आज लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आई संजय गुप्ता जी, गोपाल कृष्ण जी, ऐसी स्थिति क्यों बन के आई? हम पहले से ही क्यों नहीं तैयार हो गए? श्वेता जी, मैं एक चीज बात आपका काला बाजारी क्यों हो रही है उसके ऊपर आपका ये चैनल पे डिस्कशन था। काला बाजारी कब होती है? सबसे पहले अगर कोई क्राइसिस है उसमें पैनिक क्रिएट करो, लोगों में भगदड़ मचाओ उस सामान के लिए और फिर उसका फायदा उठाओ। यह जो वैक्सीन का पूरा गेम हो रहा है, यह पूरा ये जो सारी चीजें, पैनिक कौन क्रिएट कर रहा है? अपोजिशन पार्टीज कर रही ना। क्राइसिस है, क्राइसिस में सरकार के साथ सहयोग लीजिए। गोपाल कृष्ण जी, आप सब चीजें जानते हैं, नहीं कि उनके गैप लोग ही को पूरा करें आप एक्शन लेंगे, सारी चीजें जानते तो आगे बढ़े। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, वैक्सीन में कालाबाजारी करने का। ये जो पूरा वैक्सीन के लिए आज बार बार प्रश्न अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के लोगों में पैनिक क्रिएट करके कौन कर रहा है? यह जो अपोजिशन लीडर्स के टॉप लीडर्स हैं, ये सब इस वैश्विक इसमें कालाबाजारी में इन्वॉल्व है। और ये गोपाल कृष्ण जी जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि इस वक्त मदद के लिए हाथ आगे आने चाहिए। राजनीति के लिए बहुत वक्त मिलेगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लिए भी बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक धर्म निभाना है, इंसानियत का, जिंदगी को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद 5 के प्रहार में आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।